नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है न्यायपालिका यानी जुडिशरी। इस लेक्चर में हम जुडिशरी क्या होती है, वो कौन कौन से काम करती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जुडिशरी थर्ड इम्पोर्टेंट ऑर्गन है किसी भी सरकार का, और मेनली ये जो काम करती है वो काम करती है कानूनों को इंटरप्रेट करने का और उन लोगों को पनिश करने का जो कानूनों को वायलेट करते हैं, कानूनों का उल्लंघन करते हैं। तो इस कार्य के संदर्भ में अगर हम देखें तो बेसिकली न्यायपालिका ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसे कानून या संविधान के अनुसार समाज में उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने का अधिकार है। लास्की के मतानुसार एक राज्य की जो न्यायपालिका है अधिकारियों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसका काम राज्य के किसी कानून विशेष के उल्लंघन या तोड़ने संबंधी शिकायत जो विभिन्न लोगों के बीच या नागरिकों और राज्य के बीच एक दूसरे के खिलाफ होती है का समाधान या फैसला करना होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि राज्य में जो चोर, डाकुओं या बुरे व्यक्तियों से सज्जन व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका का होना अति आवश्यक होता है। इसके बिना कोई व्यक्ति एक शांतिमय या सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, ना ही अपने अधिकारों की वो उचित प्रयोग कर सकता है। इसी तरह से एक अमेरिकन विधिवेत्ता हैं रॉले, उन्होंने लिखा है कि न्यायपालिका विभाग का होना अत्यंत आवश्यक है जो लोगों के अधिकारों की रक्षा करे और उन लोगों को दंड दे जो भोले भाले लोगों पर अत्याचार करते हैं, जो उनका शोषण करने में लगे हुए हैं। इसलिए राज्य के लिए न्यायपालिका का बहुत अधिक महत्व है और इसके द्वारा ही एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों के साथ झगड़ों को निपटाया जा सकता है और सरकार को भी नागरिकों के अधिकारों को छीनने से रोका जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि जुडिशरी कौन कौन से कार्य करती है। बेसिकली जो न्यायपालिका है उसका मुख्य कार्य कानूनों की व्याख्या और उसका उल्लंघन करने वालों को दंड देना है। लेकिन एक एक करके अगर हम इसके काम देखें तो सबसे पहला ये काम करती है डिसीजंस ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि झगड़ों का निपटारा करना, झगड़ों का निर्णय करना। इसमें जो हर एक देश में आप जानते हैं कि शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कुछ कानून बनाए जाते हैं, लेकिन सपोज करिए कि अगर उन कानूनों का उल्लंघन करने वालों को कोई दंड ना दिया जाए तो वो कानून अर्थहीन हो जाएंगे, उन कानूनों का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। तो कई बार जो सरकार है या उसके दूसरे अंग हैं, अगर वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लग जाएंगे और नागरिकों पर अत्याचार करने लगेंगे तो ऐसे में कानून का शासन नहीं रह पाएगा, शांति सुरक्षा जो है वो नष्ट हो जाएगी। तो ऐसे में जो व्यक्ति या सरकार के जो दूसरे अंग हैं इनमें आपस में किसी प्रकार का कोई झगड़ा उत्पन्न ना हो या शांति और व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए इन झगड़ों का निपटारा करने के लिए जो निर्णय देता है वो न्यायालय देता है, यानी न्यायपालिका देती है। जैसे कि इसके अलावा हम देखते हैं कि ये कानूनों को इंटरप्रेट करने का काम भी करती है, यानी कानूनों की व्याख्या करना या एक तरीके से नए कानूनों का निर्माण करने का कार्य है। जैसे कि आप देखेंगे कि कई बार न्यायालय के सामने ऐसे मुकदमे आ जाते हैं जिनके मामले में जो कानून है वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं होते और जो निहित स्वार्थ वाले विभिन्न नागरिक या नागरिक समूह होते हैं वो उनका अपने अपने तरीके से अलग अलग अर्थ निकालने लगते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ, फिलहाल अगर आपने एक ट्रिपल तलाक कानून के बारे में सुना होगा तो इससे पहले जो ट्रिपल तलाक के बारे में व्यवस्था थी वो कैसी थी, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग होती थी और इसीलिए उसके संबंध में, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के मुस्लिम पर्सनल लॉ हैं, तो ऐसे में कोई संबंधित स्पष्ट कानून नहीं था, जिसकी वजह से जो महिलाएं थी, मुस्लिम महिलाएं थी, वो पीड़ित होती थी और इसीलिए इस अस्पष्टता को दूर करते हुए न्यायालय ने अपना फैसला दिया और उसके बाद जो भारत सरकार है वो ट्रिपल तलाक से संबंधित एक कानून लेकर आई। कई बार ऐसा भी मुकदमे न्यायपालिका के सामने आ जाते हैं जिसके बारे में विधानमंडल में कोई कानून बनाया ही नहीं गया होता और
ऐसी अवस्था में जो न्यायालय है वो इस बात की प्रतीक्षा नहीं करता कि विधानमंडल पहले उसके बारे में कानून बनाए और फिर वो उस कानून के अनुसार उस झगड़े का निपटारा करें। ऐसे में जो न्यायाधीश होते हैं वो अपनी योग्यता, अपनी निष्पक्षता और अपनी ईमानदारी के आधार पर जो उनको उचित लगता है इस प्रकार के निर्णय देते हैं, और ये निर्णय ही एक प्रकार से कानून के रूप में लागू होते हैं, जिन्हें आप केस लॉ के नाम से जानते हैं। तो इसका तीसरा जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द सिटीजन, यानी नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा। इसके लिए जो न्यायालय है वो अलग अलग प्रकार के लेख या रिट जारी करता है। जैसे कि अगर मैं इंडिया में बात करूं तो ये हैबियस कॉर्पस रिट जारी करता है, मेंडमस यानी परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रचा, उत्प्रेक्षण आदेश आदि उल्लेखनीय है इस मामले में। और विधानमंडल के द्वारा अगर कोई कानून इन अधिकारों के उल्लंघन के लिए बनाया जाता है तो न्यायालय उस कानून को रद्द भी कर सकता है। इस तरीके से जो न्यायपालिका है वो नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करना उनके लिए संभव बनाती है, ताकि जो व्यक्ति हैं वो अपने व्यक्तित्व का उचित विकास कर सकें। हालांकि इसमें अगर मैं आपको रिसेंट एग्जाम्पल दूं तो आप देखें कि अभी जो रिया चक्रवर्ती हैं, रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह सुसाइड मामले में जो है गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में ये जो मामला है ये सुसाइड से हटकर जो प्रोहिबिटेड ड्रग कंजम्पशन जो है या ड्रग की खरीदारी से संबंधित हो गया था। और इसके बाद जब उनको गिरफ्तार किया गया तो कुछ लोगों ने कोर्ट से अपील की कि उन्हें एक तरीके से बेल पर ना छोड़ा जाए, उन्हें रिहाई ना दी जाए, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो क्योंकि ये लोग समाज के एक बड़े वर्ग के लिए रोल मॉडल की भांति काम करते हैं, तो इससे समाज में एक नेगेटिव इम्प्रेशन जाएगा। इस समय आपने सुना होगा कि न्यायालय ने कैसे उस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जब हम एक सेलिब्रिटी को कानून के समक्ष विशेष मानते ही नहीं, उसे कोई विशेष अधिकार नहीं देते, तो हम उसे कोई विशेष सजा कैसे दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो न्यायालय है वो नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि समय के साथ अगर आपके राइट टू लाइफ का एक्सपेंशन हुआ है, अगर केवल जीने का अधिकार आज गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार बन गया है, अगर उसमें आपके विदेशों में यात्रा से लेकर एक अच्छे एनवायरनमेंट में सांस लेने से लेकर एक अच्छा पोषण पाने के अधिकार से लेकर अच्छी शिक्षा लेने के अधिकार से लेकर जो कुछ भी ऐड हुआ है तो वो बेसिकली न्यायालय की ही देन है। इसके अलावा जो न्यायालय है वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन के तौर पर भी काम करता है, यानी संविधान के संरक्षक का कार्य करता है। भारत में भी अगर आप देखें तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको ये कार्य करने के लिए जुडिशियल रिव्यू का अधिकार दिया गया है, और इस अधिकार के तहत वो विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी ऐसे कानून को अवैध घोषित कर सकता है जो कि संविधान का उल्लंघन करता हो। इसी प्रकार से अमेरिका में भी सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि वो देखे कि कांग्रेस द्वारा पास किया गया कोई कानून संविधान के अनुसार है या संविधान के अनुसार नहीं है। जिन देशों में फेडरल सिस्टम अपनाया गया है वहाँ पर भी कई बार देखने को मिलता है कि कोई सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, कई बार वो एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगती हैं या एक दूसरे की शक्तियों पर आक्रमण कर लेती हैं। तो इस प्रकार से ऐसे में इनके बीच जो विवाद उठते हैं उन विवादों का निपटारा करने का कार्य भी सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका जो है वो करती है। हाल ही में आप देखेंगे कि अगर आपने लॉकडाउन से कुछ समय पहले या लॉकडाउन के लगने से जस्ट पहले अगर आपने CAA या NRC के बारे में सुना होगा, तो इसके संबंध में काफ़ी लोगों ने जो सड़कों पर प्रदर्शन किए, और ऐसे में जो न्यायालय ने जो है क्या कदम उठाए या किस प्रकार से जो के जैसे कुछ गवर्नमेंट्स थी, स्पेशली जैसे सबसे पहले जो केरला गवर्नमेंट थी, उसने जो नागरिकता से संबंधित, क्योंकि एक अधिकार केंद्र सरकार को है और वो ये जो है CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई, इसके खिलाफ जो है केंद्र सरकार के खिलाफ एक सर्वोच्च न्यायालय में अपील डालती थी, उसके खिलाफ केस कर दिया था।
तो ऐसे में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो इन दोनों के बीच में विवाद समाधान का कार्य करने की कोशिश करता है, करता है। इसके अलावा ये एडवाइजरी फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, यानी परामर्श संबंधी कार्यों को भी अंजाम देता है। क्योंकि कुछ राज्यों में जो न्यायपालिका है वो आप देखेंगे कि विधानमंडल या कार्यपालिका विभाग कई बार न्यायपालिका से कानूनी प्रश्नों पर कुछ विमर्श चाहती है, कुछ परामर्श चाहती है। तो ऐसे में न्यायपालिका जो है इनको कानूनी प्रश्नों पर अपना परामर्श दे सकती है। जैसे कि न्यायालय, हालांकि भारत में जो संविधान है उसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार भी दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति उससे कोई सलाह मांगे तो वो उसको अपनी सलाह देगा। परंतु यहाँ हमें ये याद रखना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह जो है वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। और इस प्रकार आप देखोगे कि हिस्ट्री में मतलब कई बार आप देखोगे तो कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से इन मुद्दों पर सलाह मांगी गई है। तो इसके अलावा जो हमारी न्यायपालिका है वो और भी कई तरीके के काम करती हैं। जैसे कि आप देखिए कि ये न्यायाधीशों के ट्रांसफ़र से रिलेटेड काम हो, या जो वसीयतनामे जिनको आप विल्स कहते हैं उनके रजिस्ट्रेशन से संबंधित काम हो, या सिविल मैरिजेस को स्वीकृति देने से संबंधित काम हो, या नेचुरलाइज्ड जो सिटीजनशिप देने का काम है विदेशियों को, या मुकदमों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने से संबंधित अधिकार या कार्य हैं। इसके अलावा जो एक तरीके से कस्टोडियंस की नियुक्ति करने का काम है। तो ये सारे कार्य जो हैं वो भी न्यायपालिका के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन न्यायपालिका के बारे में जब हम बात करते हैं तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि क्या न्यायपालिका को सरकार की एक राजनीतिक शाखा माना जाना चाहिए? क्या ये ऐसा होना चाहिए? यानी इज द जुडिशरी अ पॉलिटिकल ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट? शुड इट बी? या फिर हाउ डज व्यूइंग द कोर्ट एज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन रेज क्वेश्चंस अबाउट इट्स लेजिटिमेसी? कि अगर इसे हम राजनीतिक शाखा मान लें, एक राजनीतिक संगठन मान लें, तो क्या इससे इसकी लेजिटिमेसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है? कैसे लगता है? और फिर हम देखेंगे व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ एन अनइलेक्टेड एक्टिविस्ट जुडिशरी, व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ लिटरलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी एक जुडिशरी, एक न्यायपालिका जो कि अनइलेक्टेड है, जो कि एक्टिवली काम कर रही है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की लिटरल यानी शाब्दिक व्याख्या करने लग जाए तो ऐसे में किस प्रकार के खतरे जो हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं कि अगर इसे राजनीतिक शाखा मान लिया जाए तो उसकी लेजिटिमेसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, या उसमें क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहला तो ये कि इसको इसलिए लेजिटिमेट शायद नहीं माना जाएगा क्योंकि ये अपॉइंटेड होती है, इलेक्टेड नहीं होती है। जबकि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज़्यादातर जनता के संपर्क में रहते हैं, जनता के द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं। लेकिन जो न्यायपालिका है वो अपॉइंटेड होती है। दूसरा, ये लाइफ टाइम के लिए सर्व करते हैं, सेवाएं देते हैं। जबकि जो राजनीतिक इंस्टीट्यूशन है वो उनका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, समय समय पर उनके जो चुनाव है वो होते रहते हैं। और क्योंकि ये लाइफ टाइम रहते हैं इसलिए इसकी जो लेजिटिमेसी है उस पर सवाल उठेंगे। इसके अलावा ये जो है विधायिका के बनाए कानूनों को ओवर रूल कर सकती है, उन्हें सरपास कर सकती है, उनको बदल सकती है। तो ऐसे में जो, क्योंकि विधायिका है वो जनता की प्रतिनिधि है, जनता की मांगों के अनुरूप वो कानून बनाती है, ऐसे में एक जनता के प्रतिनिधि की बातों को खारिज करना अपने लेवल पर इसकी लेजिटिमेसी के खिलाफ प्रश्न उठाता है। इसके अलावा जो राइट्स हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, उनको ये डिफाइन करता है। तो ऐसी संस्था को जो कि जनता के प्रति चुनी हुई नहीं है, जो कि लाइफ टाइम वहाँ रहती है, जो जनता के प्रतिनिधियों के बनाए कानूनों को ओवर रूल कर सकती है, अगर वो इनके राइट्स को डिफाइन करे तो भी ये इसकी लेजिटिमेसी के खिलाफ माना जाएगा। इसके अलावा ये जो है पॉलिसी बनाती है, जबकि पॉलिसी मेकिंग का काम है विधायिका का, और विधायिका के कामों में क्यों अगर ये इंटरफेयर करेगी तो वो सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ माना जाएगा।
इसके अलावा इट रिलाई ऑन इलेक्टेड ब्रांच ऑफ फॉर एनफोर्समेंट, यानी इसके जो ये अगर ये सारे निर्णय ले भी ले, ये कानून को ओवररूल करके अपने लेवल पर कानून बना भी ले, तब भी इसे उन कानूनों को लागू करने के लिए सरकार की इलेक्टेड ब्रांच पर यानी कि कार्यपालिका पर रिलाई करना पड़ेगा, उस पर निर्भर रहना पड़ेगा। अगर हम जुडिशरी को एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के तौर पर देखें तो हम देखेंगे कि अगर एक राजनीतिक संस्था बन जाएगी तो ये एक इंटरेस्ट ग्रुप के तौर पर काम करना शुरू कर देगी। इसमें जो पॉलिटिकल नॉमिनेशंस होने लगेंगे, जैसे कि आज भी अगर आप अमेरिका में देखें तो वहाँ सीनेटोरियल कर्सी जो वो फॉलो की जाती है। सीनेटोरियल कर्सी का मतलब है कि जो सीनेटर्स हैं जो नॉमिनेट करते हैं इनको, तो अगर एक सीनेटर ने उसको मान लिया तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो अदर सीनेटर्स हैं वो भी उसे अपना प्रतिनिधि मान लेंगे। इसके अलावा जो पॉलिटिकल कन्फर्मेशंस हैं वो भी इनकी अपॉइंटमेंट के लिए ज़रूरी होता है। जब तक इनकी पॉलिटिकल कन्फर्मेशंस नहीं होती तब तक जुडिशियल नियुक्तियां हैं वो पूर्ण नहीं मानी जाती, तो ऐसे में ये एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कही जा सकती है। इसके अलावा जो जजेस हैं वो उनके अपने पॉलिटिकल बिलीफ्स होते हैं। जो पॉलिटिकल आप देखेंगे कि जो अभी जैसे हमारे देश के CJI जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी वो रिटायर हुए, तो जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद ही उन्होंने कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया या कैसे वो जो है राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। तो जब वो एकदम से इस जुडिशरी से निकले तो वो उनके कुछ न कुछ पॉलिटिकल बिलीफ रहे होंगे, तभी वो पॉलिटिक्स में उन्होंने एंटर किया है। इसके अलावा पॉलिटिकल इंटरनल डिसीजन मेकिंग होती है और जो पॉलिटिकल जो है इफ़ेक्ट होते हैं इनके डिसीजंस के ऊपर, जैसे कि अभी जो धारा 370 को हटाने को लेकर विरोध हुआ हो, या फिर आपके बाबरी मस्जिद के मामले में जो डिसीजंस आए हैं, तो इस प्रकार के जो मामले हैं इनमें आपको ये क्लियरली सुनने को मिलता है कि जो न्यायपालिका है उस पर बीजेपी गवर्नमेंट का जो है प्रभाव था और इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट के फेवर में ये डिसीजंस जो है वो दिए हैं। तो इस प्रकार की बातें जब आपके सामने आती हैं तो आपको लगता है कि जुडिशरी एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन दोस्तों जो जुडिशरी है उसको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं माना जाना चाहिए। ये बेसिकली एक स्वायत्त इंस्टीट्यूशन होती है, क्योंकि आधुनिक युग में अगर आप इसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बना देंगे तो शायद ये सही नहीं होगा। आज के समय में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का महत्व है, क्योंकि जो न्यायपालिका है वो राजनीतिक शक्तियों के केंद्रीयकरण को रोकती है, ना कि उसमें पार्टिसिपेट करती है। ये जनसाधारण के जो बहुसंख्यक वर्ग की तानाशाही से सुरक्षा करती है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में स्वतंत्र, निष्पक्ष, ईमानदार बनके जनता में राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास और सम्मान और आस्था पैदा करती है। तो इसलिए जो निष्पक्ष न्यायपालिका अगर नहीं होगी तो इसकी लेजिटिमेसी पर निश्चय ही प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा और ऐसे में लोकतंत्र की स्थिरता के लिए जो खतरा उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि ऐसे में जो जनता है वो राजनीतिक व्यवस्था को जनसहमति प्रदान नहीं करेगी, जन विद्रोह की संभावना जो है वो बनी रहेगी। इसलिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका जो है वो क्रांति का वैकल्पिक है, वो समाज में निर्णायक है, यानी वो रेफरी की भूमिका निभाती है और राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता, एकता, सहयोग और सामंजस्य उत्पन्न करती है। तो इसलिए जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो राजनीतिक व्यवस्था की कार्यकुशलता और क्षमता की सर्वोत्तम गारंटी या कसौटी है। इसलिए जो जुडिशरी है, जुडिशरी को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया जाना चाहिए। अब स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए जाने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि उसकी अपॉइंटमेंट को लेके उसका इलेक्शन वही जनता के द्वारा कराया जाए या विधानमंडल के द्वारा कराया जाए या कार्यपालिका के द्वारा किया जाए। दूसरा हो सकता है कि भाई उसका जो कार्यकाल है वो लंबा रखा जाए, छोटा रखा जाए, उनके पदों को सुरक्षित किया जाए, या उनको जो वेतन सुविधाएं दी जाती हैं वो किस तरीके से हैं, उनको हटाने का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होना चाहिए। तो इस प्रकार से आइए एक बार देख लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा।
दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा कि जुडिशरी जो है वो सरकार का थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, जो समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़रूरी है और बेसिकली ये लॉज को यानी कानूनों को इंटरप्रेट करता है, उनको वायलेट करने वालों को सज़ा देता है। इसके अलावा हमने इसके कुछ फंक्शंस देखे, जैसे कि विवादों का निपटारा करना हो, कानूनों की इंटरप्रिटेशन करना हो, नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करना हो, या संविधान की रक्षा करना हो, या कुछ एडवाइजरी फंक्शंस करने हो। या फिर हमने देखा कि कैसे जो जुडिशरी है, क्या इसे जो सरकार है उसकी राजनीतिक शाखा माना जा सकता है। अगर ऐसा किया जाए तो इसकी लेजिटिमेसी पर क्या क्या प्रश्न चिन्ह उठाए जा सकते हैं। अगर जो इन अनइलेक्टेड हैं एक्टिविस्ट जुडिशरी है, अगर ये लिटरलिस्ट इंटरप्रिटेशन करने भी आ जाए तो किस प्रकार के जो खतरे हैं वो उत्पन्न होंगे। फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की लेजिटिमेसी पे प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं क्योंकि ये अपॉइंटेड होते हैं, इलेक्टेड नहीं होते। ये लाइफ टाइम के लिए सेवाएं देते हैं, ये लेजिस्लेचर के बनाए कानूनों को ओवर रूल कर देते हैं, या राइट्स को डिफाइन करते रहते हैं समय समय पर, या अपने जो भी डिसीजंस देते हैं उनको लागू कराने के लिए कार्यपालिका के ऊपर हमेशा निर्भर रहते हैं। लेकिन अगर इसे एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा तो ये एक इंटरेस्ट ग्रुप के तरीके से काम करने लगेगा। इनमें पॉलिटिकल नॉमिनेशंस हो जाती हैं, इनमें पॉलिटिकल कन्फर्मेशंस होती हैं। जो जज हैं उनके अपने पॉलिटिकल बिलीफ्स होते हैं, और जो पॉलिटिक्स है वो इनके इंटरनल डिसीजन मेकिंग्स को प्रभावित करती है। तो ऐसे में इसे एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कहा जा सकता है। लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो बेसिकली जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र निष्पक्ष होनी चाहिए। वो राजनीति के द्वारा, राजनीतिक संगठनों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा बेशक से अपॉइंटेड हो, लेकिन अपने काम में वो राजनीतिक नहीं होती है, वो पूर्णतः निष्पक्ष होती है। और यही कारण है कि वो किसी देश में शासन व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करती है, लेजिटिमेसी प्रदान करती है, जनता के अधिकारों स्वतंत्रताओं को सुरक्षित रखती है, संविधान का संरक्षक बनकर रहती है, और इस प्रकार से कोशिश करती है कि खुद वो राजनीतिक घटनाओं से कम प्रभावित हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। नमस्कार।